Assalamu alaikum. Welcome to the lecture number 2 of control system. So in this lecture we'll discuss about the Laplace transform, which is one of the approach of developing mathematical model of a control system. तो अभी जो लेप्लास ट्रांसफॉर्म है वो हमने चैप्टर 2 में से स्टार्ट किया है। इसमें ये है कि व्हाट इज़ एक और तरीका किसी भी प्लांट या किसी भी सिस्टम के मैथमेटिकल मॉडल को रिप्रेजेंट करने का होता है लेप्लास ट्रांसफॉर्म। लेप्लास ट्रांसफॉर्म आपने जो है ये पिछले सब्जेक्ट विच वाज आई थिंक मॉडलिंग उसमें किया होगा, तो मैं इसकी बेसिक्स आपको रिवाइज करवाती हूँ ताकि हम उसको कंट्रोल सिस्टम पर्सपेक्टिव से देख सकें। पहले तो ये चीज़ याद रखने की ज़रूरत है कि लेप्लास ट्रांसफॉर्म या फिर इवन ट्रांसफर फंक्शन दे एक्सिस्ट फॉर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो नॉन लीनियर के लिए इट डजेंट एग्जिस्ट। कोई भी सिस्टम जो लीनियरली बिहेव कर रहा है, लीनियर सिस्टम है, उसके लिए लेप्लास ट्रांसफॉर्म आप फाइंड कर सकते हैं। अब लेप्लास ट्रांसफॉर्म होता क्या है कि रियल या टाइम डोमेन टू कॉम्प्लेक्स या फ्रिक्वेंसी डोमेन एस कन्वर्जन। तो हमेशा जो जनरली जो हमारे सिस्टम होते हैं हम उनको दो फॉर्म में उसको विजुलाइज कर सकते हैं। यहाँ हम उस सिस्टम को टाइम डोमेन में देख सकते हैं। टाइम डोमेन का मतलब है कि ये एक मेरे एक जो एफ है वो जनरली किसी भी सिस्टम को रिप्रेजेंट करता है। जैसे मैस स्प्रिंग डैम्पर है, या आपका कार मॉडल है, या आपका कोई भी इलेक्ट्रिकल सिस्टम मॉडल है, तो आप उसको इस फॉर्म में, अगर आपने टाइम के रिलेशनशिप देखना है तो आप इस फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट करते हैं। और इसका मतलब ये होता है कि जब जैसे जैसे टाइम चेंज हो रहा है, टी का मतलब क्या होता है, ब्रैकेट के अंदर टी का मतलब है आपका टाइम चेंज हो रहा है। तो जैसे जैसे टाइम चेंज हो रहा है तो यहाँ पे एक्स एक्सिस में टाइम है, वाई एक्सिस में कि मेरे पास ये उसका मॉडल है। तो इसका ये मतलब है कि फॉर एग्जांपल इसका रिस्पॉन्स इस तरह से है कि जैसे जैसे टाइम चेंज हो रहा है तो वो इस तरह सिस्टम, पहले वो सिस्टम में ऑसिलेशन हो रही है, जैसे मैस स्प्रिंग टेम्पर सिस्टम होता है ना, कि वो एक यहाँ पे बॉल के साथ लगा होता है और यहाँ पे एक स्प्रिंग होता है और नीचे एक ये मैस लगा होता है। तो क्या होता है कि अगर मैं इसको नीचे की तरफ इस तरह से एक पुश करूँ, यहाँ पे फोर्स लगाऊँ, तो क्या होगा, ज़ाहिर है आपका मैस जो है वो ऊपर नीचे ऑसिलेट होगा। तो ये इनिशियल जो है कि इसके जैसे ही मैंने इसको नीचे की तरफ खींचा उसके बाद छोड़ दिया, तो क्या होगा कि हमारा पहले जो मैस है वो ऐसे ऐसे ऑसिलेट करेगा और उसके बाद थोड़ी में कुछ सेकंड के बाद वो है कि एकदम वो ऐसे रेस्ट पोजीशन पे आ जाएगा। ठीक है, तो ये टाइम के साथ वेरी कर रहा है। लेकिन अगर मैंने इसको कहते हैं रियल या टाइम डोमेन। जो एक ये तरीका होता है सिस्टम को देखने का, और एक तरीका होता है इसको फ्रीक्वेंसी या कॉम्प्लेक्स डोमेन में, जिसमें उसके साथ साइन आ जाता है एस। ठीक है, अब इसका मतलब क्या होता है एस डोमेन। तो लेप्लास ट्रांसफॉर्म हम आगे देखेंगे कि क्यों फ़ायदेमंद होता है किसी सिस्टम को एस डोमेन में कन्वर्ट करना। तो अब आपको इसकी मैथमेटिकल ये इक्वेशन नज़र आ रही है कि हम किस तरह से ये एफ टी क्या है, वही जो है मैंने आपको बताया कि टाइम डोमेन रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी सिस्टम। ठीक है, तो उसको आपने क्या करना है कि उसको ई रेज़ टू द पावर माइनस एस टी से मल्टीप्लाई करके और इंटीग्रेशन लेनी है उस पूरे टाइम इंटरवल की। जैसे ये टाइम है 0 से लेकर इन्फिनिटी तक, आपने पूरी इंटीग्रेशन कर लेनी है। ठीक है, और वेयर एस क्या है, अल्फ़ा प्लस आयोटा ओमेगा, और जिसमें एफ एस क्या है, जब आप ये फाइंड कर लेंगे तो दिस इज़ इक्वल टू द लेप्लास ट्रांसफॉर्म। एफ एस है लेप्लास ट्रांसफॉर्म। आपको नज़र आ रहा है कि ये टाइम जो यहाँ पे टाइम था अब रिप्लेस हो गया एस के साथ। ठीक है, तो एस इज़ द कॉम्प्लेक्स नंबर और टी इज़ द रियल टाइम विच इज़ ग्रेटर दैन 0, और टी डैश इज़ द फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन एफ टी। अब इसमें ये वाला टर्म है अल्फ़ा प्लस आई प्लस एयोटा ओमेगा, तो ये रिप्रेजेंट करते, ये हम आगे देखेंगे कि ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, जो अल्फ़ा है ये रियल एक्सिस को रिप्रेजेंट करेगा और ओमेगा है ये हमारे इमेजिनरी एक्सिस को रिप्रेजेंट करेगा। तो दिस इज़ टेबल नंबर 2.3 आपकी जो बुक में है। ये सिर्फ रिवीजन है कि एक टाइम डोमेन का कोई सिग्नल है तो वो फ्रिक्वेंसी डोमेन में किसके इक्विवेलेंट होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम पॉइंट देख लेते हैं कि अगर जैसे हमने पिछला किया था ये सिग्नल फ्लो ग्राफ का, उसमें आपको मैंने बताया था कि जो डेरिवेटिव किसके इक्वल होते हैं, आपने सिंपल डेरिवेटिव को अभी रिप्लेस कर सकते हैं एस से, कि जैसे कि वो एक्स डॉट था, एक्स और एक्स डॉट था, तो एक्स डॉट में कैसे कन्वर्ट होता है कि हम उसका लेप्लास ले लेते हैं। ठीक है, और वो किसके इक्वल होता है, यानी कि एक्स का अगर मैं डेरिवेटिव लूँगी
यानी कि d/dt मैं लूँगी अगर x का d/dt अगर मैं x का लूँगी तो वो किसके इक्वल होगा इट विल बी इक्वल टू x डॉट, और वो किस चीज़ के इक्वलेंट है कि अगर मैं लेप्लास ले लूँ यानी कि अगर मैं इस s का लेप्लास ले लूँ, और वाइस वर्सा एग्जिस्ट करता है कि अगर मैंने इन्वर्स लेप्लास लेना हो यानी कि अगर x डॉट हो तो यानी कि इन्वर्स लेप्लास या इंटीग्रल लेना हो तो उसको मैं कह सकती हूँ कि वो इसको अगर मैं इन्वर्स लेप्लास ले लूँगी उसे सिग्नल का तो वो वापस सिग्नल के फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, तो अब ये है कि जैसे कि मैं यहाँ पे कह सकती हूँ कि अगर एक सिग्नल है, इस वाले सिग्नल का अगर मैं इन्वर्स लेप्लास ले लूँ तो वो अगर इस सिग्नल का सॉरी मैं इन्वर्स लेप्लास ले लूँ एफ का, तो मेरे पास दोबारा क्या आ जाएगा f(t) टाइम डोमेन में सिग्नल आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम ये देखते हैं मैथ स्प्रिंग डैम्पर सिस्टम के लिए कि जैसे ये मैथ स्प्रिंग डैम्पर सिस्टम है md²y/dt² प्लस b/dy/dt प्लस ky इज इक्वल टू r(t). तो इस सिस्टम जो हमने पहले भी स्टडी किया हुआ है, इस सिस्टम का हम लेप्लास ट्रांसफॉर्म लेने की कोशिश करते हैं। अब इस सिस्टम के लिए सबसे पहले तो इस सिग्नल को जब मैं लेप्लास इस टाइम डोमेन सिग्नल को ये जो है ये टाइम डोमेन में है ना, क्योंकि इसके साथ हर क्वांटिटी के साथ t मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो टाइम डोमेन को जब मैं लेप्लास इसका ट्रांसफॉर्म लूँगी तो इसमें सिंपली क्या आएगा, जो डबल डेरिवेटिव होगा उसके साथ आएगा यहाँ पे बाहर लिख देते हैं s² m(y)(s) प्लस जो सिंगल डेरिवेटिव है उसके लिए s आएगा और b इंटू y(s), ये हमने पहले भी सारी डेरिवेशन की हुई है, और प्लस k के साथ सिंपल y(s) आएगा और इज़ इक्वल टू r के साथ t की जगह सिंपल s आ जाएगा। अब हमने ये करना है कि हम y(s) को कॉमन ले लेते हैं। y(s) को कॉमन लेने का क्या मतलब है कि हमने बाकी सारी टर्म्स को यानी कि इस जो पहली टर्म है उसमें से क्या आएगा m² प्लस y(s) सॉरी प्लस b(s) प्लस k इज इक्वल टू r(s) आ गया, और सॉरी ये यहाँ पे ऐसे होगा। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे हम लिख सकते हैं हम लेप्लास ट्रांसफॉर्म सॉरी जो है ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है कि आउटपुट y(s) आउटपुट ओवर इनपुट जो होगा r(s) वो किसके इक्वल होना चाहिए, वो जाहिर है ये हो जाएगा 1 ओवर m² प्लस bs प्लस k। तो यही जो चीज़ है वो इस कमिंग स्लाइड में नज़र आ रही है, यही वाली मैंने यहाँ पे लिख दी है। ठीक है, अब इसमें एक जो है ये एक्स्ट्रा टर्म है विच इज़ दिस। सो वन ऑफ द मेथड जो है आप उसको ये भी कर सकते हैं कि आप इनिशियल कंडीशन भी कंसिडर करें। इनिशियल कंडीशन कंसिडर करने का मतलब है कि s² y(s) जो आपने ट्रांसफॉर्म किया उसके साथ -sy(0) जो इनिशियल कंडीशन को रिप्रेजेंट करिए और उसका डेरिवेटिव। सिमिलरली b का क्योंकि सिंगल डेरिवेटिव था तो मैं उसके साथ सिर्फ एक सिंगल sy(s) डालूंगी और माइनस इसकी इनिशियल कंडीशन का, और k के साथ तो ज़ाहिर कोई डेरिवेटिव नहीं था, यानी कि जितने डेरिवेटिव होते हैं उतनी इनिशियल कंडीशन होती है। इसके साथ इसका कोई डेरिवेटिव नहीं था, कोई इनिशियल कंडीशन नहीं होगी, और b के साथ ज़ाहिर एक डेरिवेटिव था तो इसके साथ एक दफ़ा एक इनिशियल कंडीशन माइनस होगी, जबकि इसके साथ 2 दफ़ा इसलिए हो रही क्योंकि इसका डबल डेरिवेटिव है।
तो इस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद आपके पास कुछ इस किस्म का ट्रांसफर फंक्शन आ जाता है कि उसमें न्यूमरेटर में टर्म्स है और डिनोमिनेटर में टर्म्स है। लेकिन अब कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो जनरली हम ट्रांसफर फंक्शन फाइंड करते हैं वो इस फॉर्म में होता है कि इसके जो मैथ स्प्रिंग डैम्पर सिस्टम का है उसमें न्यूमरेटर में सिर्फ वन, यानी कि न्यूमरेटर में वन होता है। वन होने का मतलब है इसमें कोई ज़ीरोज़ नहीं है, और डिनोमिनेटर में सिर्फ टर्म्स होती हैं एम एस के प्लस पी एस प्लस के। तो इसको इस फॉर्म में लिखने का ये मकसद है कि मैं सिर्फ इसको एक्सप्लेन करना चाह रही हूँ कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का से हम क्या चीज़ डिराइव कर सकते हैं। अब इसको आप देखें कि न्यूमरेटर की जो टर्म्स हैं ट्रांसफर फंक्शन की जो न्यूमरेटर में इसकी टर्म्स आ रही हैं वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट करती हैं? वो रिप्रेजेंट करती हैं पी। मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है इट इज़ इक्वल टू पी और डिनोमिनेटर इज़ इक्वल टू क्यू ऑफ एस। तो इनका क्या फ़ायदा होता है? यहाँ पे मैंने एंटर किया हुआ ये चीज़ कि डिनोमिनेटर पोलिनोमियल क्यू ऑफ एस व्हेन सेट इक्वल टू ज़ीरो इज़ कॉल्ड द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ पोल्स। तो हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो डिनोमिनेटर वाली टर्म ही होती है, जो ये डिनोमिनेटर में, क्योंकि ये लैब में भी मैंने बताया था कि ये डिनोमिनेटर रिप्रेजेंट करती है पोल्स ऑफ अ सिस्टम, और किसी भी जो प्लांट है वो उसके पोल्स को रिप्रेजेंट करती है, या फिर उसकी रूट्स को रिप्रेजेंट करती है कि, और उससे पता चलता है कि हमारा जो सिस्टम है वो स्टेबल है या नहीं। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल जैसे मैंने ये बताया कि जो डिनोमिनेटर है जो एम एस के प्लस बी एस प्लस के है कि, तो ट्रांसफर फंक्शन का डिनोमिनेटर इज कॉल्ड द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, या फिर रूट्स या पोल कह सकते हैं। जबकि जो न्यूमिनेटर है पी ऑफ एस वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है? वो जीरोस को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, रूट्स ऑफ न्यूमिनेटर है कॉल्ड द जीरोस ऑफ द सिस्टम, और पोल और जीरोस क्या होते हैं? दे आर द क्रिटिकल फ्रीक्वेंसीज, क्योंकि मैंने बताया था कि लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है? वो फ्रीक्वेंसी डोमेन कन्वर्जन होती है। तो ये क्रिटिकल फ्रीक्वेंसीज एक प्लांट के रिप्रेजेंट करते हैं। और रूट्स डिटरमाइन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द टाइम रिस्पॉन्स ऑफ अ सिस्टम। ठीक है, अब हम ये देखेंगे कि फॉर एग्जांपल इस वाले सिस्टम में मैं ये बता रही हूँ न्यूमिनेटर क्या है? एम एस प्लस बी है। वाई नॉट को इग्नोर कर दें क्योंकि ये इनिशियल कंडीशन थी। तो एम एस प्लस बी है। मैंने बताया था कि जब इसको आप इक्वल, न्यूमिनेटर को जब इक्वल टू ज़ीरो करेंगे और उसमें से आप एस की क्वांटिटी ड्राइव करेंगे, तो एस क्या हो जाएगा? जब आप इसको इक्वल टू ज़ीरो पुट करेंगे, एस इज इक्वल टू माइनस बी ओवर एम। तो इसका मतलब है ये जो ये क्वांटिटी आई है ये ज़ीरोज़ हैं, इस प्लांट के ज़ीरोज़ यहाँ पे लाई करते हैं। जबकि जो डिनोमिनेटर है वो किसके इक्वल है? एम एस स्क्वायर प्लस पी एस प्लस के। तो स्केयर का मतलब क्या है? कि इसका स्केयर टर्म आ गई है। इसका मतलब है कि इसके पास इस सिस्टम में टू पोल्स होंगे, टू रूट्स होंगे। तो किस तरह से हम रूट्स फाइंड करते हैं? सिंपल मैथमेटिक्स है, माइनस पी प्लस माइनस पी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। तो ये यानी कि सिस्टम में दो पोल्स होंगे, और ये आप जब सॉल्व कर लेंगे, बी क्या है? जो यहाँ पे क्वांटिटी है, यहाँ पे जो भी वैल्यू है उसको आप लिख देंगे। ठीक है, और जो ये वाली क्वांटिटी ज़ाहिर है सी को रिप्रेजेंट करती है। तो मैं एक सिंपल एग्जांपल चलिए आपको बता देती हूँ कि जैसे ये एक मेरे पास फॉर एग्जांपल ये मैथ स्प्रिंग डैम्पर सिस्टम में मैंने ये वैल्यूज रिप्लेस कर दी है। कोई भी सिस्टम है उसमें डिनोमिनेटर में एस प्लस सी है, जबकि न्यूमिनेटर में एस प्लस वन और एस प्लस टू है। तो न्यूमिनेटर में एस प्लस थ्री का क्या मतलब है? कि मैंने बताया था कि इसको आप ज़ीरो के इक्वलेंट जब पुट करेंगे, एस प्लस थ्री को जब आप ज़ीरो के इक्वलेंट पुट करेंगे तो एस की वैल्यू कितनी हो जाएगी? एस की वैल्यू हो जाएगी माइनस थ्री। तो इसका मतलब है जो ज़ीरोज़ इस सिस्टम के होंगे वो होंगे माइनस थ्री पे। तो ये मैंने माइनस थ्री पे एक ज़ीरो लगा दिया। दिस वॉज, मैंने ये याद रखिएगा, जो एक्स एक्सिस है, ये जो अल्फ़ा की वैल्यू है वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट करती है? रियल एक्सिस। जबकि जो वाई एक्सिस है, जो जहाँ पे ये जे या आयोटा की टर्म आ रही है मल्टीप्लाई बाय ओमेगा, वो होता है इमेजिनरी एक्सिस। तो इस सिस्टम का इसका मतलब है ज़ीरोज़ को इस सर्कल से रिप्रेजेंट करेंगे तो वो माइनस थ्री पे ज़ीरो है। जबकि पोल्स कहाँ पे हैं? पोल्स मैंने ये बताया था कि ये जो यहाँ पे डाउनवर्ड डिनोमिनेटर में क्वांटिटी है, तो दो क्वांटिटीज़ हैं। एस प्लस वन को भी आप ज़ीरो के इक्वल पुट कर देंगे, और सेकेंडली एस प्लस टू को भी ज़ीरो के इक्वल पुट कर देंगे। तो यहाँ पे है कि एस की वैल्यू कितनी? माइनस वन आ रही है, जबकि दूसरे एस की वैल्यू माइनस टू आ रही है। तो इसका मतलब है इसके दोनों पोल्स नेगेटिव हैं। तो यहाँ पे क्रॉस पोल्स रिप्रेजेंट होते हैं क्रॉस साइन से। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया कि इसके एक पोल यहाँ पे, एक पोल यहाँ पे है। ठीक है, तो ये एस प्लेन रिप्रेजेंटेशन होती है किसी ऑफ पोल ज़ीरो प्लॉट्स। सो दिस इज़, ये फ़ायदा होता है कि जब आप फ्रीक्वेंसी डोमेन में किसी सिस्टम को कन्वर्ट करते हैं या लैप्लास ट्रांसफॉर्म में करते हैं, उसको ये फ़ायदा होता है कि आप उसको उसकी पोल्स की लोकेशन से, जैसे इसके दोनों पोल्स लेफ़्ट हैंड साइड पे हैं, तो ये सिस्टम ये जो सिस्टम है ये मेरे पास स्टेबल सिस्टम है। ठीक है,
So the complex frequency S plane poles plot of the poles and zero graphically portray the characteristic of natural transient response of a system. अब बात ही आती है कि ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स क्या होता है. ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स और स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स दो किस्म के रिस्पॉन्सेज होते हैं जो मैं आपको आगे जाके बताऊंगी. लेकिन इसमें ये जो चीज़ है इंपॉर्टेंट वो ये है कि व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म. नाउ नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है कि लैप्लास ट्रांसफॉर्म में डैम्पिंग रेशो नेचुरल फ्रीक्वेंसी किस चीज़ को रिप्रेजेंट करती है. डैम्पिंग रेशो नाम से जाहिर है कि इट इज़ अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी विच रिप्रेजेंट्स हाउ ऑसिलेशंस इन अ सिस्टम डीके आफ्टर अ डिस्टर्बेंस. और इसकी एग्जांपल ये हो सकती है कि अच्छा, अब इसमें ये है कि ये हमें नज़र आ रहा है एक एग्जांपल है मैस स्प्रिंग डैम्पर सिस्टम की. उसमें क्या है कि मैंने नीचे से इस मैस को पुश किया हुआ डाउनवर्ड डायरेक्शन में. तो अब जब इसको नीचे की तरफ पुश किया तो क्या हो रहा है, जो मैस है वो इट इज़ ऑसिलेटिंग अप एंड डाउन. तो ये क्या है, ये ऑसिलेशन हो रही है. यानी कि जो डैम्पिंग या डैम्पिंग का मतलब होता है कि हम कितना ज़्यादा इसको इसकी ऑसिलेशन को रोक सकते हैं. तो अब इस वाले सिस्टम का टाइम रिस्पॉन्स क्या हो जाएगा. इस सिस्टम का टाइम रिस्पॉन्स कैसा होगा, अब गौर से देखिएगा कि इस सिस्टम का टाइम रिस्पॉन्स कुछ इस तरह का होगा कि जो ये प्लांट है वो क्या कर रहा है, वो टाइम के साथ पहले इनिशियली ये डैम्पिंग, आप ये कह सकते हैं डैम्पिंग रिस्पॉन्स है कि सबसे पहले बहुत ज़्यादा ऑसिलेशन हो रही हैं. इनिशियली जब स्प्रिंग को नीचे की तरफ खींचा है बहुत ऑसिलेशन हो रही है और आहिस्ता आहिस्ता वो टाइम के साथ ऑसिलेशन कम होके एक वक्त ऐसा आएगा कि स्प्रिंग स्टे कर जाएगा. वो जो मैस है वो नीचे की तरफ ही रहेगा और वो और मूव नहीं करेगा. ठीक है, ऐसे ही होता है ना नेचुरली. तो अब जो ये जब ये टाइम के साथ ये इसका रिस्पॉन्स चेंज हो रहा है जैसे जैसे, इसे कहते हैं ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स. ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स वो होता है जो टाइम के साथ चेंज हो रहा होता है. तो ये जो टाइम के साथ चेंज हो रहा है इसकी ऑसिलेशन तो ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स. लेकिन जब ये स्टैटिक हो गया, अब इसके बाद ये चेंज नहीं हो रहा है, ये आगे हर टाइम के लिए कांस्टेंट जीरो पे रहेगा. ये जीरो रिस्पॉन्स जीरो रहेगा यहाँ आगे. तो दिस इज कॉल्ड स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स. स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स का मतलब है कि अब सिस्टम जो है वो अपनी फाइनल पोजीशन पे आ गया. जब जो मैस है वो रुक गया है. इंग्लिश इस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है कि हाउ ऑसिलेशन इन द सिस्टम डीके आफ्टर अ डिस्टर्बेंस. तो ये डैम्पिंग का मतलब होता है कि जितनी ये कम ऑसिलेशन होंगी उतना ज़्यादा सिस्टम जो है वो उसकी स्टेबिलिटी बेहतर हो जाएगी. हम किसी भी सिस्टम को ये नहीं चाहते कि मैं उस सिस्टम को, कोई भी सिस्टम के अंदर बहुत ज़्यादा ऑसिलेशन हो रही हो, क्योंकि जितनी ज़्यादा ऑसिलेशन होगी उतना वो जो सिस्टम है अनप्रिडिक्टेबल है. जैसे आप कार चला रहे हैं, अगर आप कार में बहुत ज़्यादा ऑसिलेशन हो रही हैं, जैसे टॉय एयरक्राफ्ट है, तो उसमें ये है कि अगर आपका पैसेंजर एयरक्राफ्ट है जिसमें पायलट्स उसको पैसेंजर एयरक्राफ्ट को पायलट्स फ्लाई कर रहे हैं, तो उसमें जितनी ज़्यादा ऑसिलेशन होंगी तो वो ख़तरनाक होगा. जाहिर है पैसेंजर्स को वो ख़तरनाक फील हो रहा होगा कि उसमें बहुत ज़्यादा ऑसिलेशन, बहुत ज़्यादा वो हिल रहा है ड्यू टू मे बी विंड, उसमें बहुत या टर्बुलेंस आ रही है या एटमॉस्फेरिक कोई मसला है, वेदर का मसला है. तो जितनी हम चाहते हैं कि हमारे एयरक्राफ्ट में किसी भी सिस्टम में बहुत कम ऑसिलेशन हो. तो ऑसिलेशन बेहतर करने के लिए हम डैम्पर लगाते हैं. डैम्पर क्या होते हैं, कार्स में डैम्पर लगे होते हैं, फिर मैस स्प्रिंग के साथ डैम्पर लगा होता है. डैम्पर तो हर सिस्टम के साथ कोई ना कोई डैम्पिंग फैक्टर लगा होता है ताकि उसमें ऑसिलेशंस कम हो. तो डैम्पिंग रेशो इज द सिस्टम पैरामीटर डिनोटेड बाय जीटा. तो अब जब भी मैं जीटा का लफ्ज़ यूज़ करूँगी तो वो इसके लिए वो डैम्पिंग के लिए यूज़ होता है. और जाहिर है कि जितना ज़्यादा जीटा होगा तो उतना ज़्यादा क्या सिस्टम होना चाहिए, बेहतर उसका रिस्पॉन्स होगा. तो दिस कैन बी, यानी कि उसमें उतनी ज़्यादा डैम्पिंग होगी. दिस कैन वेरी फ्रॉम 0 to 1. ठीक है, तो अब ये है कि अगर जीटा की वैल्यू 0 है तो इसका मतलब है अनडैम्प्ड है. उसका मतलब ये है, अगर मैं कहूँ कि जीटा की वैल्यू 0 है तो इसका मतलब है इसमें कोई डैम्पिंग ही नहीं है, ये कभी भी 0 नहीं होगा. ये जो ऑसिलेशन है ये हमेशा कॉन्टीन्यूसली वही वैल्यू पे रह रही है या बढ़ रही है, कभी भी कम नहीं हो रही. ठीक है, तो ये अनडैम्प्ड सिस्टम के लिए इस केस के लिए जीटा की वैल्यू कितनी होगी, 0. ठीक है, और जबकि अगर मैं कहूँ कि अंडर डैम्प्ड है तो इसका मतलब है कि इसमें ऑसिलेशंस तो हैं लेकिन वो कम हो रही हैं, टाइम के साथ साथ वो ऑसिलेशंस कम हो रही हैं. क्रिटिकली डैम्प्ड
कि उसमें जो है वो डैम्पिंग बहुत जल्दी, सिस्टम की ऑसिलेशन बहुत जल्दी ख़त्म हो जाती हैं, और ओवर डैम्प्ड है कि इसमें बहुत कम ऑसिलेशन होती हैं सिस्टम की, ठीक है। तो अब इसको हम समझने, उसके बाद सेकंड चीज़ आती है कि नेचुरल फ्रिक्वेंसी। नेचुरल फ्रिक्वेंसी इज़ अ फ्रिक्वेंसी एट विच द सिस्टम टेंड्स टू ऑसिलेट इन द एब्सेंस ऑफ एनी ड्राइविंग और डैम्पिंग फोर्स। कि जैसे फॉर एग्जांपल एक मैस स्प्रिंग डैम्पर सिस्टम, खैर उसको तो आपको देना पड़ता है कि मैस स्प्रिंग डैम्पर सिस्टम को अगर आप नीचे की तरफ पुश करेंगे तो वो उसमें नेचुरली वो किस तरह, यानी कि आप एक दफ़ा फोर्स लगाएं उसके बाद आपने फोर्स नहीं लगाया, तो वो नेचुरली किस तरह से उसका रिस्पॉन्स होगा कि इनिशियली ज़्यादा ऑसिलेशन होगी, आहिस्ता से ऑसिलेशन कम होकर बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगी। तो वो इसको कहते हैं नेचुरल फ्रिक्वेंसी, कि वो ओमेगा एन से रिप्रेजेंट करते हैं कि इन द के सिस्टम जो है नेचुरली एक दफ़ा आपने फोर्स लगा दिया उसके बाद उसको छोड़ दिया, तो नेचुरली सिस्टम किस तरह से उसका रिस्पॉन्स कैसे होता है, टाइम के साथ उसका रिस्पॉन्स कैसे चेंज हो रहा होता है, तो दिस इज़ नोन एज द नेचुरल फ्रिक्वेंसी। अब एक एग्जांपल ले लेते हैं मैस स्प्रिंग डैम्पर सिस्टम की, कि उसमें कंसिडर कि ये इसका ट्रांसफर फंक्शन है। अब इसमें मैंने बताया था कि हम सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन जो अपने पहले हमने पीछे डिराइव किया हुआ है उसको मैं अब डिनोमिनेटर, यहाँ से मेरा उसका न्यूमिनेटर से कोई गर्ज नहीं है, न्यूमिनेटर जो मर्जी है, मैंने बताया था रूट्स या जो पोल्स होते हैं वो डिनोमिनेटर रिप्रेजेंट करता है। तो डिनोमिनेटर इसकी है एस के प्लस बी ओवर एम। बी क्या है, जो इसका डैम्पिंग कांस्टेंट है, एम इसका मैस है, और के इसका स्प्रिंग कांस्टेंट है, ठीक है। इस फॉर्म में अगर आपके पास ट्रांसफर फंक्शन हो तो आप इसको किस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, एस के प्लस 2 ज़ीटा ओमेगा एन एस। ज़ीटा क्या है, डैम्पिंग, इसकी डैम्पिंग रेशो कितना है, और ओमेगा एन क्या है, इसकी नेचुरल फ्रिक्वेंसी एस प्लस ओमेगा एन प्लस जो इसका है नेचुरल फ्रिक्वेंसी का स्केयर, ठीक है। अब इसको हमने क्या करना है कि हम इस फॉर्म में इसका फाइंड कर सकते हैं कि यहाँ से हम फाइंड कर सकते हैं रूट्स या पोल्स क्या है सिस्टम के। उसका फॉर्मूला क्या है कि जितने भी, क्योंकि सेकंड ऑर्डर सिस्टम है इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है S1 S2। अगर थर्ड ऑर्डर है तो जाहिर है इसके 3 पोल्स होंगे, जो भी, अगर फर्स्ट ऑर्डर है तो इसका सिंगल पोल होगा। तो दोनों पोल्स कितने होंगे, माइनस ज़ीटा ओमेगा एन प्लस माइनस ओमेगा एन अंडर रूट ज़ीटा स्केयर -1। इस फॉर्म में आप इसके दोनों पोल्स निकाल सकते हैं, ठीक है। अब इन दोनों अगर इक्वेशन को इक्वेट करें कि यहाँ पे भी सिंगल एस है, यहाँ पे एस, इन दोनों को आपने कंपेयर करना है। पहली इक्वेशन है एस केयर के साथ 1 कॉफिशेंट है, तो यहाँ पे भी 1 कॉफिशेंट है। इस इक्वेशन के साथ बी ओवर एम कॉफिशेंट है, जहाँ पे एस है तो इसके साथ कॉफिशेंट क्या है, 2 ज़ीटा ओमेगा एन। तो मैं यहाँ पे लिख दूँगी बी ओवर एम किसके इक्वल है, 2 ज़ीटा ओमेगा एन के, जबकि के ओवर एम किसके इक्वल है, के ओवर एम इज़ इक्वल टू ओमेगा एन स्क्वायर। तो मैं यहाँ लिख लूँगी, इसका मतलब है ओमेगा एन क्या आएगा कि जब मैं इसका अंडर रूट ले लूँगी के ओवर एम का, विच इट विल बी इक्वल टू ओमेगा एन, ठीक है। तो असल में मैं क्या कर रही हूँ कि मैं जो डिनोमिनेटर है उसको लिख रही हूँ ज़ीटा और ओमेगा एन की फॉर्म में, क्योंकि मैंने सिस्टम को प्लॉट करना है और उसका फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स वगैरह देखना है। तो अब वही चीज़ रिपीट हो रही है, इफ़ ज़ीटा इज़ ग्रेटर देन 1 द रूट्स आर। अगर जो ज़ीटा की वैल्यू जो है, यानी कि यहाँ पे मुझे बी ओवर एम की वैल्यू पता होगी ना, बी ओवर एम की वैल्यू आपको गिवन होगी, तो उसको उसकी तरीके, सबसे पहले आपने क्या फाइंड करना है, आपको के ओवर एम की वैल्यू गिवन है, आपने उसमें से ओमेगा एन फाइंड कर लेना है अंडर रूट के ओवर एम, ठीक है। और उसके बाद इस ओमेगा एन की वैल्यू यू हैव टू पुट हेयर इन दिस ओमेगा एन, और आपने फाइंड कर लेना है यहाँ पे बी ओवर एम, ठीक है। तो उस तरह से फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल करके दिखा देती हूँ कि अगर कोई भी सिस्टम है ओमेगा एन, उसमें के की वैल्यू है फॉर एग्जांपल 2 और एम की वैल्यू भी 2 है, तो ओमेगा एन की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 और अगर बी की वैल्यू भी 1 है और एम की वैल्यू भी 1 है, तो मेरे पास इसका मतलब है ज़ीटा, और ज़ीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, ओमेगा एन की वैल्यू 1 है, तो ज़ीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/2, ठीक है। तो ज़ीटा की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी, तो मैं ये देखूँगी कि ज़ीटा की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 1 तो नहीं है ना, तो ज़ीटा की वैल्यू इसका मतलब क्या है, लेस देन 1 है। तो सिस्टम क्या हो जाएगा, द रूट्स, जो सिस्टम इज़ अंडर डैम्प्ड। जबकि अगर ज़ीटा की वैल्यू 1 होगी, द रूट्स आर रिपीटेड एंड रियल एंड द कंडीशन इज कॉल्ड द क्रिटिकल डैम्पिंग। ओके, तो अब इस सिस्टम को प्लॉट कैसे करना है, हमारे पास जो भी रूट्स आई हैं उसको एक जेनेरिक सिस्टम के लिए मैं आपको बता रही हूँ उसको कैसे प्लॉट करना है। पहली है कि हमारे पास 2 रूट्स हैं, जो भी आई सिस्टम की, आई मूव
कंसर्न कि वो क्या आ रही हैं, लेकिन ये तो साफ बात है कि वो रियल नहीं है क्योंकि इसके साथ ये जे की टर्म है। ये जो ये अच्छा रियल रूट्स, अगर जैसे ये हमने पीछे एग्जांपल की थी कि अगर सिस्टम की रियल रूट्स हैं, जैसे ये मैस स्प्रिंग डैम्पर सिस्टम या कोई भी सिस्टम या है उसमें मेरे पास रियल रूट्स थी, वो तो इसका मतलब है वो इमेजिनरी एक्सिस पे आपको नज़र आ रहा है कि वो आ रही हैं, वो रियल एक्सिस पे आ रही हैं, वो इमेजिनरी एक्सिस में नहीं आ रही बिकॉज वो रूट्स रियल हैं, उनके साथ कोई आई की टर्म नहीं है। लेकिन अगर इन्हीं रूट्स के साथ एक फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास एक रूट आती है -1 प्लस माइनस 2j या एनीथिंग j 1j आ रहा है, तो इसका मतलब है मेरे पास अब रूट्स यहाँ पे नहीं होगी, यहाँ पे नहीं होगी, मेरे पास अब रूट क्या होगी -1 प्लस फॉर एग्जाम्पल ये 1 है j की वैल्यू, तो यहाँ पे एक रूट लाई करेगी मेरे पास और एक रूट यहाँ पे -1 पे। तो ये आप फॉलो करें कि अगर रियल रूट्स हैं तो वो x एक्सिस पे होंगे और अगर इमेजिनरी रूट्स हैं तो वो y एक्सिस के साथ होंगे। जेनेरिक सिस्टम के लिए कि उसकी अगर रूट्स इस फॉर्म में हो कि उसमें एक ये कौन सा है, उसमें एक इमेजिनरी पार्ट भी आ रहा है जो जे की साथ एक इमेजिनरी पार्ट यहाँ पे आ रहा है, तो हमने इसे किस फॉर्म में लिखना है, आपने इसको ये लिखना है कि ये वाला अल्फ़ा जो है वो क्या है, रियल एक्सिस है, जाहिर है, तो ये रियल एक्सिस है और जो जे है वो जे ओमेगा कौन सा होता है, इमेजिनरी एक्सिस होता है। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है कि इसकी वैल्यू जाहिर है वो होगी जो इसके साथ ये जो क्वांटिटी है जे ओमेगा एन को की वैल्यू जो आपके पास आई है उसको आपने मल्टीप्लाई करना है √1 माइनस जीटा स्क्वायर के साथ और माइनस जीटा ओमेगा एन। जैसे कि अगर मैं और आपने उसको यहाँ पे प्लॉट कर देना, पहला रूट ये हो गया और दूसरा रूट उसी के साथ नेगेटिव साइन के साथ आ जाएगा। और ये है कि जो इस किस एंगल के ऊपर वो लाई कर रहा है, वो एंगल जो है वो रिप्रेजेंट करता है कि कॉज इनवर्स आप लेंगे जीटा का। अब जो ये चीज़ है कॉज इनवर्स जीटा वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो इस एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है कि वो किस एंगल के साथ यहाँ पे लाई कर रहा है। तो एक एग्जांपल देख लें, थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ ओमेगा एन, और वो बेसिकली इस फॉर एग्जांपल अगर जीटा की वैल्यू जीटा और ओमेगा एन का जो प्रोडक्ट है फॉर एग्जांपल वो -2 के इक्वल आता है, जीटा और ओमेगा एन का प्रोडक्ट अगर है वो 2 के इक्वल आता है, और यहाँ पे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरे पास आ जाती है 3j, ये जो ये ओमेगा एन मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस जीटा स्क्वायर की वैल्यू फॉर एग्जांपल 3 के इक्वल आती है और साथ j तो मैंने एज इट इज़ लिख देना है। तो इसका मतलब है मेरे पोल्स कहाँ पे होंगे, ये अल्फ़ा है और ये जे ओमेगा है। तो अब ये देखिएगा कि मेरे पोल्स कहाँ पे होंगे, मेरे पोल्स x एक्सिस में एक -2 लोकेशन है और y एक्सिस पे क्या है, यहाँ पे 3 है फॉर एग्जांपल और यहाँ पे क्या है -3। तो एक पोल मेरा यहाँ पे लाई करेगा और एक पोल मेरा यहाँ पे लाई करेगा। तो इससे मुझे पता चल रहा है कि जो मेरे पोल्स हैं वो इमेजिनरी एक्सिस के क्रॉस लाई कर रहे हैं। ठीक है, और जब इसको यहाँ से जो अल्फ़ा की वैल्यू भी मुझे पता है जाहिर है, तो जो मैं ये एंगल भी फाइंड कर सकती हूँ, जीटा की मुझे वैल्यू पता है, तो ये एंगल क्या होगा, थीटा इज इक्वल टू कॉज इनवर्स ऑफ जीटा। ठीक है, ये जो एंगल 0 एक्सिस से यहाँ पे जो आ रहा है वो होगा कॉज इनवर्स ऑफ जीटा। कि सबसे पहले ये जो पोल की लोकेशन है, कॉम्प्लेक्स पोल्स S1 S2 ये किस पे डिपेंड कर रही है, ओमेगा एन और जीटा पे डिपेंड कर रही है। तो इसका मतलब है अगर ओमेगा एन की वैल्यू बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी तो ये पोल्स की लोकेशन भी चेंज हो रही है, यानी कि ये जो मैग्नीट्यूड है ये ओमेगा एन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर ये ओमेगा एन की वैल्यू बढ़ रही है तो जाहिर है ये मैग्नीट्यूड भी और यहाँ तक फॉर एग्जांपल आगे तक जा रहा है या कम हो रहा है। और दूसरा, अगर जीटा की वैल्यू चेंज हो जाएगी तब ये जो एंगल है ये कम या ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो जो ओमेगा एन है वो क्या है कि वो इस क्वांटिटी को अफेक्ट कर रहा है, जबकि जो जीटा है वो जाहिर है इस क्वांटिटी को अफेक्ट कर रही है कि वो नीचे की तरफ है, ऊपर ये जो लाइन है यानी कि इनडायरेक्टली वो इन कॉम्प्लेक्स पोल्स को अफेक्ट कर रही है। तो हमारा जो पोल है वो यहाँ पे लाई कर है, जैसे मैंने पिछले एग्जांपल बताया कि -2 है। तो मैंने बता दिया कि ये सिस्टम क्या है, जीटा की वैल्यू 1 है
और सिस्टम मेरा क्या करेगा, सिस्टम इज़ क्रिटिकली डैम्प्ड, यानी कि इसमें ऑसिलेशन बिल्कुल ना होने के बराबर है और मेरा सिस्टम स्टेबल है। मैंने बताया था ना कि अगर पोल एक्स एक्सिस पे हो तो मेरा सिस्टम क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा और उसमें ऑसिलेशंस बिल्कुल भी नहीं, यानी कि बहुत कम है। उसके बाद जैसे जैसे ज़ीटा की वैल्यू कम हो रही है, यानी कि अगर ज़ीटा की वैल्यू 0.5 यानी कि इस पोजीशन पे है, फॉर एग्जाम्पल इसकी वैल्यू 0.5 है, तो इसमें 1 या उससे ज़्यादा, तो 1 से कम हो रही है, तो सिस्टम में हल्की हल्की जो है ऑसिलेशंस बढ़ रही हैं। और जब वो बिल्कुल ही एक्स एक्सिस पे यहाँ पे आ जाएगा कोई भी सिस्टम, यानी कि इमेजिनरी एक्सिस पे आप कह सकते हैं आ जाएगा, तो ज़ीरो, ज़ीटा की वैल्यू ज़ीरो किसके बराबर थी, ज़ीटा की वैल्यू जब ज़ीरो थी तो सिस्टम वॉज अनडैम्प्ड, यानी कि इसमें कोई ऑसिलेशन टाइम के साथ कम ही नहीं हो रही, यानी कि। और दूसरे हम यहाँ पे जब जब ज़ीटा की वैल्यू जब ज़ीरो होती है ना, तो हम उस सिस्टम को कहते हैं कि दिस इज़ अ डबल इंटीग्रेटर सिस्टम, या फिर से कहते हैं कि अनडैम्प्ड। डबल इंटीग्रेटर का मतलब है कि उसमें डैम्पिंग, कॉन्टिन्यूसली डैम्पिंग है, वो कम नहीं हो रही, अनडैम्प सिस्टम है या डबल इंटीग्रेटेड सिस्टम है, अगर वो इमेजिनरी एक्सिस पे लाई करेगा। तो ये कौन सी चीज़ डिसाइड कर रही है, ज़ीटा और ओमेगा इनकी वैल्यू डिसाइड कर रही है, और दोनों ये एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। तो ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स इज इंक्री, अब इसमें इससे हमारा फाइनल रिजल्ट मेरे पास ये आ गया कि द ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स इज इंक्रीजिंगली ऑसिलेटरी एज द रूट्स अप्रोच द इमेजिनरी एक्सिस, यानी कि जब ये यहाँ से यहाँ पे जाती हैं तो आप ये कह सकते हैं कि जो ऑसिलेशंस हैं सिस्टम की, वो क्या करती हैं, इंक्रीज, ऑसिलेशंस सिस्टम की इंक्रीज हो रही होती है, यहाँ पे मिनिमम होती है और यहाँ पे मैक्सिमम हो जाती है, ठीक है। और उसके बाद 2-3 मैंने एग्जांपल्स शेयर की हुई हैं कि मैच स्प्रिंग डैम्पर सिस्टम के जो ये सिस्टम है, इसमें क्या हो रहा है कि दोनों जो रूट्स हैं वो रियल हैं और दोनों रूट्स एक्सिस पे लाई कर रही हैं, तो इसमें क्या है, इसमें सिस्टम जो है ज़ीटा की वैल्यू इसका मतलब है 1 है और ये क्रिटिकली डैम्प सिस्टम है। लेकिन अगर इस सिस्टम में इस सिस्टम में क्या हो रहा है कि दोनों पोल्स इमेजिनरी एक्सिस पे हैं, ज़ीटा की वैल्यू 0 है अकॉर्डिंग टू दिस, और सिस्टम है अनडैम्प्ड। जबकि अगर इस सिस्टम की अगर एग्जांपल देख लें, इस सिस्टम में अगर जो रूट्स हैं वो इमेजिनरी एक्सिस पे लाई कर रही हैं, कि एक ये है और एक जो है वो उसकी रूट्स ये लाई कर रही है, तो हमारा सिस्टम किस तरह से बिहेव कर रहा है कि इसकी रूट्स क्या है, इसकी रूट्स कॉम्प्लेक्स रूट्स हैं, यानी कि उसमें एक रियल पार्ट भी है और एक इमेजिनरी पार्ट भी है, तो कॉम्प्लेक्स रूट्स हैं, तो ज़ीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, <1 और जैसे जैसे वो इस एक्सिस पे मूव करेगा तो सिस्टम क्या हो जाएगा, उसमें डैम्पिंग बढ़ रही है आहिस्ता आहिस्ता। अब ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स क्या होता है, स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स क्या होता है, वो मैंने पहले बताया था कि ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स क्या होता है कि जो रिस्पॉन्स टाइम के साथ चेंज हो रहा होता है, जैसे ये इस केस के लिए, जैसे ये टाइम के साथ जब टाइम चेंज हो रहा है तो ये रिस्पॉन्स भी आहिस्ता आहिस्ता इसकी ऑसिलेशन चेंज हो रही हैं, तो ये ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स। लेकिन उसके बाद जब ये बिल्कुल स्टेडी हो जाएगा, ऐसे बिल्कुल टाइम जितना मर्जी चेंज हो, स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स मीन्स कि इवन इफ द टाइम इज चेंजिंग द रिस्पॉन्स इज कॉन्स्टेंट, दिस इज नोन एज द स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स। तो स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स एक एग्जांपल के थ्रू देख लेते हैं कि मैच स्प्रिंग डैम्पर सिस्टम का स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स क्या है, कि वी यूज़ अ फाइनल वैल्यू थ्योरम विच इज़ दिस इज़ द मैच स्प्रिंग डैम्पर सिस्टम, या कोई भी किसी सिस्टम का मैंने ट्रांसफर फंक्शन लिया है, तो उसके लिए फाइनल मैंने देखना है कि उस सिस्टम का जो फाइनल ये स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स है वो क्या है, वो किस तरह से हम डिफाइन करेंगे। देखिए इसका जो है ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स वो होगा ना कि जो जिसमें टी की टर्म है जो टाइम के साथ चेंज हो रहा है, लेकिन ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स होगा कि जब जो इवन टाइम चेंज भी हो रहा है तो वो रिस्पॉन्स चेंज हो रहा है। तो दिस कैन बी फाउंड फ्रॉम फाइनल वैल्यू थ्योरम, जिसमें आपने यू हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ लिमिट t टेंड्स टू इन्फिनिटी y ऑफ t इज इक्वल टू लिमिट s y s व्हेन s टेंड्स टू इन्फिनिटी। तो इसमें ज़रा पुट करके देख लेते हैं। y s की वैल्यू मेरे पास ये है, s की वैल्यू को इसको s की वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है, तो s इंटू एस प्लस 3 तो ओवर फाइनली
यूजिंग इसके अंदर वैल्यू जब हम एस की वैल्यू 0 पुट कर देंगे इस पूरी इक्वेशन में, तो यहाँ पे न्यूमरेटर में होगा 3 और डिनोमिनेटर में 1 मल्टीप्लाई बाय 2, और उसके साथ एस की क्वांटिटी मल्टीप्लाई हो रही है जो यहाँ पे एस है। अब इस क्वांटिटी में जब एस की वैल्यू को 0 पुट करेंगे तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, 0 मल्टीप्लाई बाय 3 ओवर 2 इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब है कि हमारे पास इसका आंसर क्या आ गया है, लिमिट वाई टी इज़ इक्वल टू 0। इसका मतलब है कि इसका फाइनल रिजल्ट वी गेट द फाइनल पोजीशन ऑफ अ मास इन द मास स्प्रिंग डैम्पर सिस्टम। जब वो इक्विलिब्रियम भी हो तो स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स क्या है कि मास हमारा 0 पोजीशन पे आ जाएगा, यानी कि जब स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स ये है कि जैसे जब टाइम इवन जब टाइम चेंज भी हो रहा है तो फाइनली जैसे एग्जाम्पल ये ऑसिलेशन हो रही है आहिस्ता आहिस्ता वो 0 हो गई। तो ये स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स है कि y की वैल्यू ये y है फॉर एग्जांपल आपका रिस्पॉन्स। तो इनिशियली जो ये वाला पोर्शन होता है इसे कहते हैं ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स। ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स है तो वो ज़ाहिर है टाइम के साथ चेंज हो रहा है, ठीक है। लेकिन जब स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स है वो हमने इस इक्वेशन से फाइंड कर लिया कि जो स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स है वो हमारे पास इवन टाइम चेंज हो भी रहा है तो फिर भी वो हमारा, इसका मतलब है जो मास है वो 0 अपने रेस्ट पोजीशन पे आ गया। In this lecture we'll study the transfer function. How can we generate the transfer function from signal flow graph? What are signal flow graph? Signal flow graph are the graphical representation of a transfer function, which we have studied in the lecture number 1. So if you are given, what if you are given a signal flow graph just like this one shown, and you have to generate the transfer function from this signal flow graph. You can see that here the input is Rs and output is phi of s. So let's start. There is a simple Mason's signal flow gain formula which relates the output variable ys to the input variable r of s, और आउटपुट ओवर इनपुट रिलेशनशिप को हम दूसरे वर्ड्स में कहते हैं ट्रांसफर फंक्शन। तो यहाँ पे जो t है दिस इन ब्लॉक इज द मेसन सिग्नल फ्लो गेन फार्मूला, और यहाँ पे t क्या है, इसका ट्रांसफर फंक्शन। जबकि यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है समेशन ऑफ के, समेशन टिल के पॉइंट्स p k एंड डेल्टा के ओवर डेल्टा। इसको जनरली हम लिख सकते हैं जैसे आपको यहाँ नीचे नज़र आ रहा है। P क्या होता है, P यहाँ पे P के साथ आपको कुछ टर्म्स नज़र आ रही हैं I J और साथ के, तो PIJ का मतलब होता है गेन ऑफ केथ पार्ट फ्रॉम वेरिएबल XI टू वेरिएबल XJ। तो इसमें डिफरेंट पार्ट्स हो सकते हैं, जैसे सिग्नल फ्लो ग्राफ में, जैसे ये वाला आपके पास सिग्नल फ्लो ग्राफ है तो इसमें हमारे पास हमें कितने पार्ट्स नज़र आ रहे हैं। एक तो ये पाथ है RS से YS तक जाने के लिए, एक तो ये वाला पाथ है G1 G2 G3 G4, और RS से इस RS से इस तक जाने के लिए, इस YS तक जाने के लिए हमारे पास दूसरा पाथ है G5 G6 G7 G8। तो इसका मतलब है 2 पाथ्स हैं R से Y तक जाने के लिए। तो इसमें इसका मतलब है 2 गेन्स होंगे हमारे पास और 2 पाथ्स होंगे हमारे पास, और हमने PIJ को रिप्रेजेंट करना है गेन ऑफ केथ पार्ट, यानी कि पहले फर्स्ट पाथ फिर सेकंड पाथ, गेन ऑफ पाथ फ्रॉम वेरिएबल XI टू XJ, यानी कि अगर हम RS से Y से तक जाना है तो पहले पाथ का गेन क्या होगा और उसके बाद दूसरे पाथ का गेन क्या होगा, ये इस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद डेल्टा किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, डेल्टा इज़ द डिटर्मिनेंट ऑफ द ग्राफ, जो मैं आकर आपको बताऊंगी कि डिटर्मिनेंट ऑफ द ग्राफ क्या होता है। और ये डेल्टा IJ के इज़ अ को फैक्टर ऑफ द पाथ PIJ के। अब सबसे पहले देखते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ द पाथ क्या होता है। ये मैंने यहाँ पे बता दिया कि ये जो डिटर्मिनेंट है, ये सॉरी यहाँ पे A लिखा हुआ है, इसको मैं चेंज करके लिख देती हूँ डेल्टा। दिस वॉज हेयर वॉज डेल्टा। तो डेल्टा किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, डेल्टा रिप्रेजेंट करता है इट इज़ द सम 1 माइनस सम ऑफ ऑल गेन्स सम ऑफ ऑल डिफरेंट लूप गेन्स, यानी कि उस पूरे सिग्नल फ्लो ग्राफ में कितने लूप गेन्स हैं,
और प्लस सम ऑफ द गेन प्रोडक्ट्स ऑफ ऑल कम्बिनेशन ऑफ नॉन टचिंग लूप्स माइनस सम ऑफ गेन प्रोडक्ट्स ऑफ ऑल कम्बिनेशन ऑफ थ्री नॉन टचिंग लूप्स। नॉन टचिंग लूप का मतलब क्या होता है कि इफ़ दे डू नॉट हैव अ कॉमन नोड। जैसे कि अगर इस ग्राफ में देखें तो इसमें नॉन टचिंग लूप कौन से हैं, एक तो ये वाला जो ये लूप 1 है ये लूप 3 से टच नहीं कर रहा, लेकिन लूप 1 है लूप 2 के साथ टचिंग है। सिमिलरली लूप 1 है लूप 4 के साथ नॉन टचिंग है, लूप 2 है लूप 3 एंड लूप 4 के साथ नॉन टचिंग है। तो इसलिए जो डेल्टा है इट विल बी इक्वल टू 1 माइनस सम ऑफ ऑल डिफरेंट लूप गेन्स प्लस सम ऑफ द गेन्स ऑफ ऑल कम्बिनेशन ऑफ टू नॉन टचिंग लूप्स। यानी कि अगर इसमें टोटल जितने भी लूप्स हैं वो उस पर डिपेंड करेगा, और नॉन टचिंग लूप्स मैंने आपको बता दी क्या है। और डेल्टा आई जे के इज़ अ को फैक्टर ऑफ द पाथ पी आई जे के। अभी एक एग्जांपल में देखेंगे कि जो को फैक्टर है वो हमने किस तरह से फाइंड करना है। ओके, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि तो द पाथ गेन और ट्रांसमिटेंस पी आई जे इज़ डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ गेन्स ऑफ द ब्रांचेस ऑफ द पाथ इन द डायरेक्शन ऑफ द एरो। जैसे यहाँ पे मैंने बता दिया कि ये जो डायरेक्शन ऑफ द एरो है तो ये G1 G2 G3 G4 ये पहला जो है गेन है, लूप गेन है। तो ये इसके इस तरह से R से Y तक जाने के लिए, और दूसरा R से दूसरा गेन पाथ होगा G5 G6 G7 G8। और को फैक्टर इज अ डिटर्मिनेंट विद द लूप्स टचिंग द केथ पार्ट रिमूव्ड। यानी कि अगर हमने फर्स्ट पाथ का फाइंड करना है को फैक्टर फर्स्ट पाथ, यानी कि अगर इस पाथ का को फैक्टर फाइंड करना है तो हमने जो विद द लूप्स टचिंग द केथ पार्ट, यानी कि अगर फर्स्ट पाथ को जो टच कर रहे हैं लूप्स उसको हमने डिलीट कर देना है उनमें से। ठीक है, तो आप एक एग्जांपल में से स्टार्ट करते हैं कि दिस इज़ ओके दिस ये जो है हमारे पास एक सिग्नल फ्लो ग्राफ है, इसमें से हमने ट्रांसफर फंक्शन फाइंड करना है यूजिंग दिस फॉर्मूला। तो सबसे पहले मुझे बताएं कि इसमें पार्ट्स कितने हैं। इसमें दो पार्ट्स हैं P1 और P2, और पहला पार्ट के लूप के लिए मैंने वही लिख दिया कि G1 G2 G3 G4, जबकि सेकंड पार्ट का है G5 G6 G7 एंड G8। मतलब प्रीवियस फार्मूला जो ये था कि हमने डिटर्मिनेंट पहले हमने पी आई जे तो फाइंड कर लिया कि टोटल इसमें जो है कितने दो गेन्स हैं P1 और P2। अब हमने सेकंड क्वांटिटी फाइंड करनी है कि ये डेल्टा डिटर्मिनेंट ऑफ ग्राफ क्या है। तो इसका फॉर्मूला यहाँ पे मैं लिखा था कि डेल्टा, यहाँ पे मैं इसको डेल्टा बोल के कर देती हूँ कि डेल्टा इज़ इक्वल टू 1 माइनस सम ऑफ ऑल लूप गेन्स। ठीक है, अब सबसे पहले तो ये बताएं कि लूप गेन्स इसमें कौन कौन से हैं। एक तो ये लूप है, दिस इज़ द लूप विच इज़ लूप 1 है G2 मल्टीप्लाई बाई H2। तो मैं यहाँ पे एक दफ़ा पहले लिखती हूँ कि लूप्स कितने हैं सिस्टम में, इस प्लांट में। L1 पहला लूप है वो है H2 मल्टीप्लाई बाई G2। जो सेकेंड लूप है वो क्या है, L2 इज़ इक्वल टू H3 मल्टीप्लाई बाई G3। और उसके बाद लूप 3 क्या है, लूप 3 है H6 मल्टीप्लाई बाई G6। और उसके बाद फाइनली लूप 4 G7 मल्टीप्लाई बाई H7। तो अब हमने फाइंड करना है कि डेल्टा क्या होगा। डेल्टा विल बी इक्वल टू, चलो मैं यहाँ लिख लेती हूँ, डेल्टा इज इक्वल टू 1 माइनस सम ऑफ ऑल द लूप्स। सम ऑफ ऑल द लूप इज लूप 1 प्लस लूप 2 प्लस लूप 3 प्लस लूप 4 और प्लस प्रोडक्ट ऑफ what was the product of plus sum of the sum of the gain product of all combination of two non touching loops। अब इसमें नॉन टचिंग लूप्स कौन कौन से हैं। तो सम ऑफ प्रोडक्ट का मतलब है कि इनका पहले प्रोडक्ट लेना। जो नॉन टचिंग लूप है वो है
L1 और L3 नॉन टचिंग है, प्लस L1 L4 नॉन टचिंग है, ठीक है, और प्लस L2 L3 नॉन टचिंग है, और L2 L4। तो ये सारे कंप्लीट हो गए नॉन टचिंग लूप्स। और अच्छा, उसके बाद हमने फाइंड करना है को फैक्टर ऑफ। अब जो को फैक्टर यहाँ, को फैक्टर मैंने यहाँ पे पीछे बताया था कि को फैक्टर इस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है डिटर्मिनेंट विद द लूप टचिंग द केथ पार्ट रिमूव्ड। तो यानी कि अब देखिए आई से जे तक, आई से फर्स्ट पाथ के लिए जो को फैक्टर है, को फैक्टर अलोंग द फर्स्ट पाथ, ये जो फर्स्ट पाथ है इसके लिए जो को फैक्टर है, तो हमने उसके लिए क्या फाइंड करना है, वो सारे लूप्स डिलीट कर देने हैं, जो यानी कि यहाँ मैं यहाँ लिख देती हूँ फर्स्ट पाथ के लिए। फर्स्ट पाथ के लिए जो वो सारे लूप्स जो इसको टच कर रहे हैं फर्स्ट पाथ को, तो फर्स्ट पाथ तो ये वाला था ना, ये सारा फर्स्ट पाथ है यहाँ से यहाँ तक, तो इसको कौन कौन से लूप टच करें, L1 और L2। तो मैंने इस जो डेल्टा था उसमें से जो टचिंग लूप्स हैं उसको माइनस कर देना, यानी कि कौन कौन सी हैं, L1 को मैंने इसमें से निगलेक्ट कर दिया, तो मैं लिख दूँगी L1 भी ज़ीरो हो जाएगा, L2 भी ज़ीरो हो जाएगा। तो इसमें से क्या हो जाएगा, कौन से क्वांटिटीज़ बच गई, L3 प्लस L4 बिकॉज दे आर नॉट टचिंग द पाथ 1, ठीक है। उसके बाद चलो मैं यहाँ पे कर लेती हूँ उसको ब्लू पेन से, कि इसमें देखें ये क्वांटिटी भी ज़ीरो हो जाएगी, L1 और L2 भी ज़ीरो हो जाएगा, और लेकिन और इसमें से प्रोडक्ट में से कौन सी चीज़ डिलीट होगी, क्योंकि L1 ज़ीरो होगा तो L3 भी ज़ीरो हो जाएगा, और यहाँ से भी L1 ज़ीरो है तो L1 L4 का प्रोडक्ट भी हो जाएगा। तो हमारे पास फाइनल क्वांटिटी क्या आ जाएगी, और यहाँ से जो है L2 की वजह से ये पूरी क्वांटिटी ज़ीरो हो जाएगी, और यहाँ से ये ज़ीरो हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे फाइनली लिख सकती हूँ कि मेरे पास फाइनली यहाँ पे आ जाएगा ओके, यहाँ पे मेरे पास फाइनली बस ये वाली क्वांटिटी आ जाएगी 1 प्लस L3 प्लस L4, जबकि जो डेल्टा को फैक्टर फॉर द सेकेंड पाथ उसमें सिमिलरली क्या हो जाएगा, क्या बच जाएगा, 1 माइनस L1 प्लस L2, क्योंकि उसके सेकेंड पार्ट के लिए टचिंग जो है टचिंग लूप्स कौन से हैं, L3 L4। तो यहाँ पे L3 L4 के अलावा बाकी सारी क्वांटिटीज़, तो मेरे पास ये फाइनल इसकी फॉर्म आ गई। इसको ज़रा नीट कर लेते हैं ये, ठीक है। उसके बाद खैर ये जब मेरा कंप्लीट हो गया, उसके बाद फाइनल फॉर्म जो है वो मेरे पास यहाँ पे आ जाएगी। अच्छा, फाइनल फॉर्म अगर मैं यहीं पे लिख लूँ तो फाइनली मैं ये लिख सकती हूँ कि इसका मतलब है कि जो ट्रांसफ़र फंक्शन है वो मेरे पास क्या आ रहा है, वो मेरे पास इसको इस फॉर्म में लिखते हैं कि P1 मल्टीप्लाई बाय दिस डिटर्मिनेंट 1, क्योंकि यहाँ पे सम, यहाँ पे लिखा हुआ है ना सम ऑफ P मल्टीप्लाई बाय डिटर्मिनेंट, तो सम ऑफ P1 मल्टीप्लाई बाय डेल्टा 1 प्लस सम ऑफ P2 मल्टीप्लाई बाय डेल्टा 2 डिवाइडेड बाय व्हाट, डिवाइडेड बाय इसका जो है टोटल डिटर्मिनेंट। तो ट्रांसफर फंक्शन मेरे पास फिर फाइनली क्या आना चाहिए, ओके। सो ट्रांसफर फंक्शन मेरे पास आएगा P1 की वैल्यू क्या थी, दिस G1 G2 एंड G3 मल्टीप्लाई बाय G4 और मल्टीप्लाई बाय डेल्टा 1 की वैल्यू ये थी 1 माइनस L
3 + L4 अच्छा, और प्लस जो P2 क्या था, P2 वॉज G5 G6 एंड अच्छा G7 and G8 multiply by 1 minus L2 and L2 plus L1, ठीक है। और इस पूरे को आपने डिवाइड किससे करना है, डेल्टा, जो ये सारी क्वांटिटी थी डेल्टा, तो डेल्टा आप यहाँ पे इसको कंप्लीट कर सकते हैं। So this was one of the examples के how can you use a transfer function, you can find transfer function from the signal flow graph. So इसकी जो next examples हैं, जितनी भी examples हैं, इनको practice कीजिए for multiple scenarios of this signal flow, कि अगर आपको किसी भी किस्म का signal flow है, even उसमें अगर एक 2 से 3 पार्ट्स भी हों तो उसके लिए कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो so this is it for this topic. So take care. Allah Hafiz.